हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। ओके, उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया से होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो पिछले क्लास में हम लोग सॉलिड के प्रॉपर्टी के बारे में जाने और सॉलिड को किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है इसके बारे में जाने। पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा कि सॉलिड को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा एमॉर्फस सॉलिड और तीसरा है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। ये आप पढ़ चुके हैं, ये आप जान चुके हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड के प्रॉपर्टी क्या होते हैं। तो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं एमॉर्फस सॉलिड को। एमॉर्फस सॉलिड के पास जाने से पहले एक बार मेरे साथ रिपीट कर लीजिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं। आप शायद अभी तक पढ़ चुके हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सॉलिड 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 कैटेगरी के हैं। कौन कौन? पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, ये 3 पढ़े, 3 के नाम जाने हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है इसके बारे में भी आप जाने हैं। एमॉर्फस क्या होता है इसके बारे में हल्का डिस्कशन किया गया है। आज इसके बारे में जानेंगे, इसकी प्रॉपर्टी जानेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जरा चेक करें क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते रहिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? वैसे सॉलिड होते हैं जिनके पार्टिकल्स रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड का पार्टिकल्स रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, जबकि एमॉर्फस सॉलिड उसे कहा जाता है जिसके पार्टिकल रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होते हैं। इस बात को आप पढ़े हैं, जाने हैं। रेगुलर अरेंजमेंट कहने का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल इस तरह से रेगुलरली बैठा हुआ है। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, ऐसे जितना लेयर आप चाहते हैं दिखा सकते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट में, रेगुलर अरेंजमेंट है, एकदम रेगुलर अरेंजमेंट है। इस तरह से ये इस तरह से जो रेगुलर अरेंज होता है इसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स रेगुलर अरेंजमेंट में रहते हैं, जिसका एग्जांपल आप शायद याद किए होंगे। एग्जांपल जरूर याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव वगैरह में बहुत मस्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल। इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाते हैं? जैसे में ग्रेफाइट, जैसे में शुगर, जैसे में रॉक साल्ट जिसे आप NaCl कहते हैं, NaCl, जैसे में आइस। इतने एग्जांपल ये सभी आ जाते हैं। समझ रहे बात को? तो ये सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ओके, हीरा, ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट है। डायमंड भी है। डायमंड क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद रखेंगे। क्रिस्टलाइन ऑब्जेक्टिव वगैरह से भी पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या बता सकते हैं इसका? क्रिस्टलाइन सॉलिड का आप प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जितने भी पार्टिकल होते हैं सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड का पार्टिकल जो होते हैं रेगुलरली अरेंज होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अरेंज होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड हार्ड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इन सभी का फिक्स्ड होता है। मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, हीट ऑफ फ्यूजन इन सभी का फिक्स्ड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को प्योर सॉलिड कहा जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को प्योर सॉलिड कहा जाता है। और जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसी शार्प नाइफ से काटते हैं, एक रेगुलर कट मिलता है, माने चिकनाई से कटता है, रुखड़ा ढंग से नहीं कटता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयरन वगैरह भी दे सकते हैं, आयरन, एल्युमिनियम, ये सभी जो तार आप देखते हैं, ये सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड के शामिल है। ओके, ये सभी हो गए जी क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड किसे कहा जाता है? वैसा सॉलिड जैसे ईंट के बारे में आप कल बताएं, पिछले लेक्चर में आपको बताया। एमॉर्फस सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो रेगुलरली अरेंज नहीं होते हैं। रेगुलरली यदि देखिएगा तो कुछ टर्म होंगे, छोटा सा पार्ट में होगा रेगुलरली अरेंज, फिर खाली हो जाएगा, ऐसे होता है। इस तरह के अरेंजमेंट होता है।
ये है एमॉर्फस सॉलिड के ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इंटरनल प्रॉपर्टी है ये सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सबसे अंदर वाला पार्टिकल जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर दिखता है, उन सब के यहाँ पर जिक्र हो रहा है। ये ना समझिए कि बाहर से ऐसा दिखेगा। इंटरनल जो मॉलिक्यूल है इन सभी, ये पार्टिकल्स जो हैं वो इस तरह से ऐसे अरेंज है, बीच में खाली है, ऐसे फिर अरेंजमेंट हुआ, फिर बीच में कहीं ज्यादा खाली हो जाएगा, फिर इधर खत्म हो गया, फिर यहाँ खाली हो गया, यहाँ खाली हो गया, यहाँ खाली हो गया। मतलब कि अरेंजमेंट है, अरेंज ऐसे बढ़ रहा फिर खत्म, फिर आगे और फिर खत्म। इस तरह से अरेंज रहता है ये एमॉर्फस सॉलिड के पार्टिकल। यही कारण है कि जब इन्हें तोड़े जाए, बीच से काटा जाए, तो देखिए जैसे मान लेते यहाँ से काट दें, तो यहाँ से काटेंगे तो कुछ पार्टिकल ऐसे रहेंगे, कुछ इस तरह से ऐसे, ये टेढ़ मतलब कि रूखड़ा टाइप से ऐसे कट करके निकलता है। कुछ पार्टिकल यहाँ आ जाएंगे, कुछ ऐसे, ये पार्टिकल ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसे निकल के आएगा। इस तरह से जब तोड़ा जाए या काटा जाए तो ऐसा धस के कटेगा ये एमॉर्फस सॉलिड। ईंट वगैरह को देखते हैं तोड़ते हैं तो ऐसे ही रूखड़ा टाइप से टूटता है, क्योंकि ईंट के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो इसी तरह से अरेंज रहते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए देखिएगा तो बढ़िया से अरेंज है, फिर खत्म, फिर थोड़ा बढ़िया से है, फिर खत्म, फिर ये बढ़िया से हुआ, फिर खत्म। इस तरह से अरेंज रहता है। तो इनके जो पार्टिकल होते हैं बोल सकते हैं इरेगुलरली अरेंज होता है, इरेगुलरली। हाँ, स्मॉल पार्ट के देखिएगा तो, एक छोटा सा पार्ट के देखेंगे तो रेगुलरली अरेंज हो जाएगा, एक छोटा सा पार्ट के देखेंगे तो रेगुलरली अरेंज हो जाएगा। तो इसका जो स्मॉल पार्ट है उसमें रेगुलरिटी मिल जाएगा। आप देखिएगा तो यहाँ पर हाँ रेगुलर है, तो रेगुलर, तो स्मॉल पार्ट जो एमॉर्फस सॉलिड का स्मॉल पार्ट है वो बिहेव करता है क्रिस्टलाइन पार्ट सॉलिड की तरह ही, क्योंकि स्मॉल पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये जो स्मॉल पार्ट है ये क्रिस्टलाइन जैसा है, क्योंकि इसमें पार्टिकल रेगुलर अरेंज है। यहाँ तक देख ले इसे, तो ये रेगुलर अरेंजमेंट है, यहाँ पर देख ले रेगुलर अरेंजमेंट है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल क्रिस्टलाइन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल में बीच बीच में खाली मिल जाएगा, अरेंजमेंट रेगुलर फिर मिल ही नहीं पाएगा। एमॉर्फस सॉलिड उसी को कहा जाता है जिसके पार्टिकल्स इरेगुलर अरेंज रहे। यदि रेगुलर अरेंजमेंट है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए है, रेगुलर अरेंजमेंट है तो शॉर्ट टर्म के लिए, या इरेगुलर अरेंजमेंट मतलब कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है। समझ पा रहे हैं बात के? एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल में क्या क्या आ जाते हैं? आप बोल सकते ग्लास, एमॉर्फस सॉलिड का ही एग्जांपल है। ग्लास सबसे बेस्ट एग्जांपल है एमॉर्फस सॉलिड का ये। प्लास्टिक, रबर, ये सभी एग्जांपल याद रखेंगे, एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल हो जाती है। और क्या दे सकते हैं? वैक्स दे दीजिए, मोम जिसे कहते हैं, मोम, वैक्स। क्वार्टज ग्लास इसी कैटेगरी का होता है, एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। तो ये सभी आपके एग्जांपल हैं, याद रखेंगे। क्वार्टज ग्लास, रबर ग्लास, ये ग्लास यहाँ ना दे करके चलिए छोड़िए, यहीं दे दीजिए क्वार्टज ग्लास, यहीं क्वार्टज ग्लास, रबर, प्लास्टिक, बैग्स, ये सभी एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल हो जाते हैं। ओके, तो एमॉर्फस सॉलिड किसे कहेंगे? वैसा सॉलिड जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इरेगुलर अरेंज हो, जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इरेगुलर अरेंज हो, या ऐसे बोल सकते हैं वैसा सॉलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलर अरेंज हो लेकिन शॉर्ट टर्म में हो। That solid which constituent particles are regular arrangement in short term, उसे हम कह देंगे एमॉर्फस सॉलिड। एग्जाम्पल में ये सभी आ जाएंगे। रबड़ वगैरह आप देखें, तोड़ के कभी इरेज करने वाले रबड़ को तोड़ करके देखिए, अंदर से कुछ पार्ट ऐसे कुछ धंसे हुए निकले हैं, कुछ आगे निकले हुए, ये सभी मिलते हैं। तो रबड़ वगैरह भी यही, मोम वगैरह को देख लीजिए आप, तोड़ के देखेंगे तो पता चल जाएगा। ये सभी क्वार्टज ग्लास ये सभी हो जाते हैं। तो ये सभी होते हैं एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड उसे कहेंगे जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इरेगुलर अरेंज रहे। ओके, एमॉर्फस सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि इनके जो पार्टिकल होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं जो इरेगुलर अरेंज होते हैं। दूसरा पॉइंट, इन सभी का मेल्टिंग पॉइंट जरा चेक करिए, बहुत कम होता है। चूल्हा के आंच पर आप इन सभी को पिघला सकते हैं, लेकिन चूल्हा के आंच पर आप कहिएगा नमक को पिघला दें तो संभव नहीं है। चूल्हा के आंच पर ग्रेफाइट को पिघला दें तो संभव नहीं है। समझ रहे हैं? कुछ है, शुगर को आप पिघला दे सकते हैं चूल्हा के आंच पर, बर्फ के तो भाई हल्के समय पिघला दीजिएगा। बट इधर वाले जितने हैं एमॉर्फस सॉलिड, ये सभी हल्के टेम्परेचर पे
मेल्ट हो जाते हैं, यानी कि इन सभी का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स्ड नहीं है, हल्का हल्का टेम्परेचर ले लेकर के अपना रूप चेंज कर लेगा। ओके, तो इनका ना तो मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है, ना इनका जियोमेट्रिकल जो भी शेप है वो फिक्स्ड है, ज्योमेट्रिकल शेप भी फिक्स्ड नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, ना ही इनका फ्यूजन हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स्ड है। तो इन सभी का ये सभी फिक्स्ड नहीं होते, ये सभी याद रखें, ये सभी पॉइंट इनके प्रॉपर्टीज हैं। और क्या है, इन सभी को ट्रू सॉलिड कहा जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को। एमॉर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड कहा जाता है, स्यूडो सॉलिड। स्यूडो मतलब आभासी, काल्पनिक, काल्पनिक सॉलिड है ये सभी स्यूडो सॉलिड, या इसी को सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड। अब में ये भी पूछा जाता है 2 नंबर में कि ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है, यह भी पूछा जाता है। तो इन सभी को देखिए, इधर वाले को क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड कहा जाता है, और जबकि एमॉर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड कहा जाता है। इसे छद में बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है। छद मतलब आभासी, आभास मतलब कि प्योर सॉलिड ये नहीं है। एमॉर्फस सॉलिड जो है वो प्योर सॉलिड नहीं होते हैं, समझ रहे बात को, ये सही प्योर सॉलिड नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। सुपर कूल्ड क्यों कहते हैं, इसका आगे हम आपको इसके बारे में बताते हैं। तो पॉइंट क्लियर हो गया। एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इरेगुलर अरेंज रहे, इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका हीट ऑफ फ्यूजन और इनका ज्योमेट्रिकल शेप सभी फिक्स्ड नहीं होते हैं, और इन सभी को स्यूडो सॉलिड कहा जाता है। और इन्हें जब शार्प नाइफ से काटा जाए तो रेगुलर कट भी नहीं देते हैं। ओके, अब आइए एमॉर्फस सॉलिड का डिफिनेशन जरा लिख लेते हैं, आपके लिए बोर्ड पर लिख देते हैं। ओके, जिस सॉलिड के पार्टिकल इरेगुलर अरेंज रहे उसे हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। यदि पार्टिकल दिखाना है तो पार्टिकल आप इस तरह से इसे दिखा सकते हैं, इस तरह से, कहीं खाली फिर भरा, इस तरह से ऐसे करके दिखाएंगे यदि पार्टिकल दिखाना हो तो एमॉर्फस सॉलिड किसे कहा जाए, दैट सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इरेगुलर अरेंज, दैट इज कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं इसका, एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल हो जाएंगे आपका प्लास्टिक, वैक्स, और क्या हो जाएंगे, रबर, क्वार्टज ग्लास, etc, और भी हो सकते हैं। तो ये हो गए इनके डिफिनेशन, एग्जाम्पल। अब आप इनका प्रॉपर्टी याद करेंगे, प्रॉपर्टीज। ओके, तो इनके प्रॉपर्टी हो गए, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इरेगुलर अरेंज होते हैं, इनका जो जियोमेट्रिकल शेप है वो फिक्स्ड नहीं होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, और इनका हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स्ड नहीं होता है। सब दे नॉट, दे डू नॉट हैव लिख दीजिए। इन सभी को सुपर कूल्ड लिक्विड या स्यूडो सॉलिड कहा जाता है, और इन्हें काटने पे, चाकू वगैरह से काटने पे रेगुलर कट नहीं देते हैं। ओके, तो ये हो गए इनके प्रॉपर्टी, आप इन्हें छाप लीजिए। हो गया एमॉर्फस सॉलिड की कहानी यहाँ पे खत्म। तो याद हो गया आप लोगों को एमॉर्फस सॉलिड किसे कहेंगे, एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करिए, दैट सॉलिड इन विच constituent particle are in irregular arrangement, that is called amorphous solid। amorphous solid के constituent particle होंगे, कहीं कहीं बढ़िया से भरे रहेंगे, कहीं कहीं खाली, फिर बढ़िया से भरेंगे, फिर खाली, यानी कि irregular arrangement में रहते हैं। constituent particle के एग्जाम्पल क्या क्या आ जाते हैं, आप प्लास्टिक दे सकते हैं, आप रबर दे सकते हैं, आप क्वार्टज ग्लास दे सकते हैं, वैक्स दे सकते हैं, ये सभी constituent particle के, सॉरी, amorphous solid के एग्जाम्पल हो जाते हैं। ओके, और क्या क्या इसका प्रॉपर्टी क्या क्या दे सकते हैं, तो प्रॉपर्टी में इनके जो भी हीट ऑफ फ्यूजन हो गया, इनके मेल्टिंग पॉइंट हो गया, इनके ज्योमेट्रिकल शेप हो गया, ये सभी फिक्स्ड नहीं होते हैं। इन सभी को सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इन सभी को सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है या स्यूडो सॉलिड कहा जाता है। स्यूडो माने आभासी, बढ़िया सॉलिड नहीं है ये जो बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, कारण अभी देख लेते हैं। ओके, और क्या,
इन्हें जब चाकू से कट किया जाता है तो ये रेगुलर कट नहीं देते हैं, रेगुलर कट नहीं देते हैं। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन ये बिहार बोर्ड में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 2 नंबर में, ग्लास सुपर कोल्ड लिक्विड क्यों है? अति शीतक द्रव बोला जाता है, हिंदी में बोल देता है अति शीतक द्रव, सुपर कोल्ड लिक्विड। ग्लास को, कांच को अति शीतक द्रव क्यों बोलते हैं? तो इसे समझने के लिए आपको इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को समझना होगा। ऐसे गिलास के सूत्र याद रखेंगे, SiO2 होता है, गिलास का सूत्र SiO2, बालू से बनता है गिलास, ये सब याद रखेंगे। गिलास का सूत्र SiO2, बालू से बनता है, सैंड, सैंड जिसे कहते हैं, सैंड से बना होता है। इसका उत्तर समझने के लिए आपको इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल समझना होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसा होता है इनका? तो इरेगुलर अरेंजमेंट में रहता है। इरेगुलर अरेंजमेंट कहने का मतलब कुछ दूर तक बढ़िया से भरा रहेगा इस तरह से, और फिर आगे चल करके खाली हो जाएगा। कुछ दूर तक ऐसे भरल है, भरल है, ऐसे भरा है, भरा है, फिर देखिए ऐसे खाली, फिर आगे भरेगा। तो कहीं कहीं बढ़िया से भरा हुआ, कहीं कहीं खाली, फिर बढ़िया से भरा हुआ, फिर खाली, इस तरह से अरेंजमेंट आप इसका दिखा सकते हैं। तो इन्हें समझने के लिए आपको ये वाला चीज जो भी है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इन्हें समझना जरूरी है। अब ऐसे होने से हुआ क्या, तो समझिएगा। जब कांच के मान लीजिए एक टुकड़ा है, इस पर जब टेम्परेचर पड़े, टेम्परेचर कहने का मतलब ये सूरज के प्रकाश जो भी है, सनलाइट, इस पे आप जब आए तो सनलाइट में हीट होता है, और जब हीट होगा तो इस पे हीट पड़ेगा। जब हीट पड़ेगा तो ये पूरा इतना बड़ा मान लेते हैं कांच है, तो हीट पड़ेगा तो होगा क्या, हीट पड़ने पे जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो सभी एक्साइटेड हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और चाहते हैं कि जहां पर हम बैठे हुए हैं अपने साइड से अलग निकल जाए। यानी ये सभी जो भी सॉलिड स्टेट में मटेरियल जब हीट मिलता है तो वो कोशिश करता है कि हम यहाँ से हटें, और जैसे ही हटने की कोशिश करता है उसके जैसे हटने की कोशिश करेगा, उससे होगा क्या, जैसे मान लेते हैं ये पार्टिकल यहाँ से हटना चाहे तो ऐसे तो हट नहीं सकता, क्योंकि हर एक पार्टिकल इस तरह से बॉन्डेड है, बंधा हुआ है। ये हटेगा तब ये जब पूरा बहुत ज्यादा टेम्परेचर पड़ जाएगा, तब बॉन्ड टूटेगा, तब फिर ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। मेल्ट होना, जब तक मेल्टिंग पॉइंट तक टेम्परेचर नहीं पहुंचेगा तब तक पार्टिकल यहां से हट नहीं सकता है। इस बात को याद रखिए। तब होगा क्या, यहाँ पे जैसे ही इस जो भी ग्लास के ये छोटा सा पार्ट है, इस पे जब लाइट पड़ेगा, प्रकाश, सूरज के प्रकाश जब इस पे पड़ेंगे तो होगा क्या, आप इन्हें गौर से देखिए तो पता चलेगा कि इनका यदि हम एक स्मॉल पार्ट उठाते हैं तो स्मॉल पार्ट इतना दूर तक देखें तो ये रेगुलर अरेंजमेंट है यहाँ पे पार्टिकल, यानी कुछ पार्ट इसका जो है ये स्मॉल पार्ट ये बिहेव कर रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह, है? और फिर कुछ पार्ट में देखें यहाँ पर तो यहाँ पे पार्टिकल्स ही नहीं है, मतलब खाली हो गया। फिर थोड़ा कुछ दूर में और पार्टिकल है तो यहाँ पर फिर से हो जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि जहां जहां पार्टिकल है रेगुलर अरेंजमेंट में वो बिहेव करता है क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह, यहाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह बिहेव करेगा। बट इधर इधर वाले पार्टिकल वो नॉन क्रिस्टलाइन जैसा सॉलिड में बिहेव करेगा, ये नॉन क्रिस्टलाइन, ये नॉन क्रिस्टलाइन, इधर इधर वाला सब क्रिस्टल। जहां जहां पार्टिकल रेगुलर अरेंज है वो सभी क्रिस्टलाइन, और जहां जहां रेगुलर अरेंज नहीं है, खाली हो गया, वहां पर नॉन क्रिस्टलाइन। अब इससे होगा क्या, जैसे ही टेम्परेचर पड़ेगा तो यहाँ क्रिस्टलाइन वाला पार्ट के बारे में पहले सोचते हैं। टेम्परेचर पड़ने के बाद ऊपर से जैसे लाइट पड़ेगा तो इसे टेम्परेचर मिलेगा, ये हीट मिलेगा, हीट से ये पार्टिकल चाहे कि हम हटे यहाँ से, ये मन की मेल्ट होना चाहेगा, लेकिन मेल्ट यहाँ से हट नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल है वो रेगुलरली अरेंज होने से के कारण एक पार्टिकल दूसरा को आगे धक्का नहीं दे सकता है, आगे नहीं निकल सकता है। लेकिन यदि हम इसके नॉन क्रिस्टलाइन पार्टिकल को देखें तो नॉन क्रिस्टलाइन यहाँ पर के पार्टिकल को देखें तो जैसे ही ये गर्म होएगा ये इधर तो नहीं जा पाएगा, बट इधर देखिए पूरा खाली है तो ये अपने साइड से इधर निकल आएगा। ये वाला पार्टिकल इधर 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 निकल जाएगा सब, और ये वाला पार्टिकल सब इधर निकल जाएगा। माने कि जहां पर नॉन क्रिस्टलाइन पार्ट है वहां पर के पार्टिकल तुरंत अपने साइड से अलग हट जाते हैं। अपने साइड से अलग हटने का मतलब तुरंत ये वाला मेल्ट हो जाता है,
जो नॉन क्रिस्टलाइन पार्ट है, नॉन क्रिस्टलाइन पार्ट, ये वाला तुरंत मेल्ट हो जाएगा, यहाँ पर वाला तुरंत, बट जो क्रिस्टलाइन पार्ट है वो उसके पार्टिकल इधर उधर हटेंगे नहीं, तो वो तुरंत मेल्ट नहीं होगा। इस पर टेम्परेचर मिलेगा, ये सभी पार्टिकल उसे पहले एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। ये सभी जो है बीचे बीचे में कोई है नहीं, तो तुरंत यहाँ से हट जाते हैं। तो ये नेचर है ग्लास का या एमोर्फस सॉलिड का, कि जैसे ही इसे टेम्परेचर मिलता है, इसका जो इंटरनल पार्टिकल है, बाहर से दिखेगा नहीं, इंटरनल पार्टिकल है, ये अंदर ही अंदर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, अंदर ही अंदर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इतना बड़ा जैसे कांच के ये मान लेते हैं क्रिस्टल है, तो इधर पार्टिकल बढ़िया से बैठे, मान लेते हैं बीचे बीचे में इरेगुलर अरेंजमेंट आ गया, तो टेम्परेचर पड़ने पर इधर वाला पार्ट नहीं कन्वर्ट होगा लिक्विड में, बीचे वाला लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला लिक्विड में, ये सभी अंदर ही अंदर होगा। ये नहीं है कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ग्लास कहीं पर रखा तो वहां से ऐसे नीचे लिक्विड गिरता हुआ आपको नजर आएगा, टकरता हुआ ना, ऐसा नहीं होता है। वो अंदर ही अंदर पार्टिकल बस इधर उधर होते हैं, जिससे वो लिक्विड फॉर्म में इंटरनली लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। याद रखिएगा, इंटरनली, आपको एक्सटर्नली दिखेगा नहीं ये सभी। तो अब जरा सोच के देखिए, इनके पार्टिकल अंदर से लिक्विड, अब बाहर से दिखेगा कैसन, बाहर से दिखेगा सॉलिड की तरह, बाहर से जैसे कांच है तो कांच अंदर से कन्वर्ट हुआ है अपने लिक्विड फॉर्म में, बाहर से तो वैसे नहीं नजर आ रहा है ना, बाहर से तो कांच के कहीं पे आपके घर वगैरह में खिड़की लगल हो, कांच की खिड़की लगल है, अब उसको देखिए तो गौर से लग रहा है आपको कि पिघल रहा है, नहीं, कैसे पता चलेगा, बाहर से नहीं पिघलता है, उसके इंटरनली पार्टिकल है वो मेल्ट हो जाते हैं। इंटरनल जो नॉन के वो में सब जगह नहीं मेल्ट होता है, जहां पर नॉन क्रिस्टलाइन पार्ट आता है वहीं पे मेल्ट होगा, बाकी बाहर से और जहां जहां क्रिस्टलाइन पार्ट है वहां पर वो मेल्ट नहीं हो पाता है। तो अब इसी को सोच के देखिए, बाहर से देख कैसा रहा, सॉलिड स्टेट में, और इसके इंटरनल पार्टिकल कैसे हो गए हैं, मेल्टिंग स्टेट में आ गया, इंटरनल पार्टिकल लिक्विड फॉर्म में आ गया है, लिक्विड फॉर्म में आ गया है। तब इसीलिए इसे कहा जाता है स्यूडो सॉलिड, यानी बढ़िया सॉलिड नहीं है, बाहर से तो दिख रहा है, बाहर से दिख रहा है कि सॉलिड है, बट अंदर ही अंदर ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये स्यूडो सॉलिड है। और इसी को सुपर कूल्ड सॉलिड भी कहा जाता है, इसी को सुपर कूल्ड सॉलिड भी कहा जाता है। अब इसका एग्जांपल आप देखिए एग्जांपल यदि चेक करें कि ऐसा क्या होता है एक्चुअल में कि नहीं, तो अब कभी बहुत पुराना जो बिल्डिंग होगा, जो यदि उसके बिल्डिंग के खिड़की में कांच वगैरह लगल होगा, बहुत पुराना बिल्डिंग या बहुत पुराना कहीं पर कांच रखल, बहुत पुराना, तो आप गौर करिएगा, मिल्की टाइप के, मान कि दूधिया कलर के वो कांच हो जाता है, जितना पहले चमक था वो चमक नहीं रहेगा, और प्लस में वो मिल्की टाइप के हो जाते हैं, मिल्की। क्यों? क्योंकि बाहर से तो वो सॉलिड नजर आ रहा है, बट उसके इंटरनल पार्टिकल में ये लिक्विड भर गया, लिक्विड हो जाता है, पार्टिकल अपने आप मेल्ट हो जाते हैं, जिसके कारण, तो इसके कारण पुराना जो भी बिल्डिंग होते हैं उन सभी का जो भी पुराना कांच वगैरह वो सभी दूधिया कलर के नजर आएंगे। और क्या हो सकता है, यदि पुराना गिलास है, कांच के गिलास ऐसा रहता है, पुराना गिलास है मान लेते कांच के, तो कांच के जो पुराना गिलास होगा ना, आप उन्हें ऑब्जर्व करके देखिएगा, ऊपरे वाला जो किनारे वाला पार्ट होता है, ये किनारे वो हल्का सा पतला टाइप के हो जाता है, हल्का, बहुत दिन तक इस्तेमाल करने के बाद ऐसा होगा, किनारे वाला हल्का पतला हो जाएगा और नीचवा वाला थोड़ा सा मोटा नियत हो जाता है। कारण का है कि यहाँ पर से क्या होगा कि लिक्विड जो भी है, मान कि कांच है तो यहाँ पर वाला ये सब पिघल लेगा, टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से पिघलते रहता है, इसको आपको गर्म करने की जरूरत नहीं है, सनलाइट पड़ेगा इस पे, ये पिघल जाएगा। तो यहाँ से पिघल करके पार्टिकल, सभी पिघला हुआ पार्टिकल नीचे आ करके जमा हो जाते हैं, तो धीरे धीरे ये नहीं है कि बड़ी जल्दी पिघल जाएगा एकदम तुरंत ऐसा हो जाएगा, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद ऐसा होता है। तो धीरे धीरे ये पार्टिकल फिर नीचे आते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे ऊपर वाला पार्ट पतला हो जाता है और नीचे वाला पार्ट थोड़ा मोटा हो जाता है। तो क्यों स्यूडो सॉलिड कहा गया, क्यों ये सभी मिल्की और ये ऊपर का जो भी आपका टॉप लेयर है वो हल्का पतला और बॉटम लेयर हल्का मोटा हो जाता है, इसके पीछे रीजन बस यही है कि ये सभी सुपर कूल्ड हैं, इंटरनली पार्टिकल इनका टेम्परेचर से लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, बस यही खत्म। चलिए तो आप आइए इनका जरा डिफिनेशन लिख लें, क्यों कहते हैं जो, क्या डिफाइन करिएगा, कैसे बताइएगा। ये 2 नंबर के डिफिनेशन आप दे सकते हैं, मुझे 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे आपसे। तो ग्लास सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों है, क्योंकि ग्लास के पार्टिकल इरेगुलरली
अरेंज होते हैं, इसलिए जो इसका स्मॉल पार्ट है बिहेव करता है क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह, और जो रेस्ट पार्ट है वो बिहेव करेगा नॉन क्रिस्टलाइन पार्ट की तरह, नॉन क्रिस्टलाइन जैसा बिहेव करता है। इसलिए जब इसे हीट किया जाता है तो इंटरनल पार्टिकल जो नॉन क्रिस्टलाइन वाला होगा वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, जबकि क्रिस्टलाइन पार्ट जो होते हैं वो चेंज नहीं हो पाते हैं। इसीलिए इसे कहा गया है, ग्लास को कहते हैं हम लोग सुपरकूल्ड लिक्विड या स्यूडो सॉलिड। ओके है, चलिए तो यहां पर का कहानी खत्म करते हैं। आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि जो क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जो एन आइसोट्रॉपिक होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, और जो एमोर्फस होते हैं, एमोर्फस देखिए हम प्रॉपर्टी में लिखना भूल गए एमोर्फस का। एमोर्फस में एक लास्ट और पॉइंट लगा लेंगे आप लोग कि एमोर्फस जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। एमोर्फस आइसोट्रॉपिक होते हैं और क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। ये एमोर्फस में हम ये वाला पॉइंट लगाना भूल गए, आप पढ़िएगा जब भी लिख रहे होंगे तो एमोर्फस में एक पॉइंट ये जरूर लिख लीजिए कि एमोर्फस सॉलिड इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर, आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। ओके, चलिए अब यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक क्या होते हैं। एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक क्या होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक क्या होते हैं, चेक किया जाए। चलिए आइए अब चेक करते हैं एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक ये क्या होता है एनाइसोट्रॉपिक? तो एनाइसोट्रॉपिक किसी भी सॉलिड का वो प्रॉपर्टी है, याद करेंगे एनाइसोट्रॉपिक सॉलिड का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल जो प्रॉपर्टी है वो सभी ओर एक जैसा नहीं होता है, सभी ओर एक जैसा नहीं होता है। यदि सभी ओर फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसा होगा तब उसे कहेंगे आइसोट्रॉपिक, और यदि फिजिकल प्रॉपर्टी सभी ओर एक जैसा नहीं होगा तब कहेंगे एनाइसोट्रॉपिक। सॉलिड में फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे चेक करेंगे? तो फिजिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब इसमें आप इसका कंडक्टिविटी देख सकते हैं। अरे भाई प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ये प्लस माइनस कैसे मिल रहा है जो देख सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा जाता है, क्या सभी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक जैसा है? अरे अपवर्तनांक कहते हैं, उसे फिजिक्स के पार्ट है। फिजिकल प्रॉपर्टी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इसकी कंडक्टिविटी ये सभी चेक कर सकते हैं। तो कंडक्टिविटी चेक कर लेते हैं, कंडक्टिविटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम चेक नहीं कर सकते हैं, कंडक्टिविटी चेक करके बता दे सकते हैं कि इनके जो पार्टिकल्स हैं सभी और इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सभी और एक जैसा है कि अलग अलग है, वो चेक करके हम बता सकते हैं। और तब आप कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को एनाइसोट्रॉपिक क्यों कहा गया और एमोर्फस सॉलिड को आइसोट्रॉपिक क्यों कहा गया। समझ रहे बात को? तो एनाइसोट्रॉपिक किसे कहा जाए? इफ यदि एनाइसोट्रॉपिक पूछ गया तो एनाइसोट्रॉपिक में फिजिकल प्रॉपर्टी सभी और एक जैसा नहीं होता है, आइसोट्रॉपिक में फिजिकल प्रॉपर्टी सभी और एक जैसा होता है। तो यदि आपसे पूछल जाए एनाइसोट्रॉपिक किसे कहेंगे तो कहिए द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इन व्हिच फिजिकल प्रॉपर्टी इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। समझ पाए बात के? अब आइए जरा चेक करें। जैसे फॉर एग्जांपल आइसोट्रॉपिक जो होते हैं वो जनरली आइसोट्रॉपिक कौन होते हैं? तो आइसोट्रॉपिक होते हैं अपना क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन कहने का मतलब फॉर एग्जांपल हम इसका बेस्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल में इसका आप NaCl पकड़ के देखिए तो इससे बहुत बढ़िया से आप समझ सकते हैं, आइसोट्रॉपिक को बढ़िया से समझ सकते हैं। आइसोट्रॉपिक क्या है जरा चेक करें।
तो NaCl में देखिए, NaCl में कौन कौन से पार्टिकल्स रहेंगे? NaCl में Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव वाले पार्टिकल रहेंगे जो अनिसोट्रोपिक में रहेगा। ओके, तो इसे जरा चेक करें कैसे कैसे भरल है सब। अरेंजमेंट इसका कैसा होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट रेगुलर होता है। रेगुलर कैसे बैठा रहेगा? तो एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, इस तरह से बैठे रहते हैं व्यवस्थित। समझ रहे हैं? इस प्रकार का इसका अरेंजमेंट होता है। ओके, अब इसे जरा गौर से देखिए। ये NaCl के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, सोडियम प्लस ये यहाँ बैठा है, क्लोरीन माइनस यहाँ बैठल है। समझ रहे हैं? तो ये Na प्लस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हमें अंदर दिखाए हैं, प्लस माइनस से अनिसोट्रोपिक को समझने के लिए बहुत बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है आपके लिए। अब यदि इनके डायरेक्ट सभी और चेक करें कि कंडक्टिविटी चेक करें हम लोग, कंडक्टिविटी माने प्लस माइनस सभी और एक जैसा है या डिफरेंट डिफरेंट है, ये चेक करना है। तो यदि मान लीजिए हम इस पॉइंट को पकड़ते हैं और इस पॉइंट से इधर चलते हैं, इधर इस डायरेक्शन में चेक करते हैं, तो इस डायरेक्शन में आप चेक करिएगा तो मिलेगा आपको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट ऐसे मिलते जा रहा है। समझ रहे हैं? इस डायरेक्शन में हमें प्लस माइनस मिल रहा है। यदि हम ऊपर से नीचे आते हैं, इस डायरेक्शन में जाते हैं, तो इस डायरेक्शन में देखिएगा तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इधर भी मिल रहा है। अभी तक दो डायरेक्शन में गए, दोनों डायरेक्शन में प्रॉपर्टी एक जैसा दिख रहा है। प्लस माइनस इस डायरेक्शन में भी है, प्लस माइनस इस डायरेक्शन में भी है, तो प्रॉपर्टी अभी दोनों और एक जैसा है। अच्छा, अब यदि हम ऐसे तिरछे चले, ऐसे चले तो क्या मिलेगा? प्लस 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 मिल रहा। फिर ऐसे चले माइनस 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 सब माइनस मिल रहा। फिर ऐसे चलेगा तो फिर प्लस 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 मिलेगा, फिर माइनस 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 मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? यानी जरा चेक करिए कि क्या सभी डायरेक्शन में इनके पार्टिकल्स एक जैसा है? सभी डायरेक्शन में इनके पार्टिकल्स एक जैसा है? सभी डायरेक्शन में तो नहीं। इधर जा रहे हैं तो प्लस माइनस मिल रहा है, इधर आ रहे हैं तो प्लस माइनस मिल रहा है, जबकि ऐसे जा रहे हैं तो खाली प्लस है, ऐसे जा रहे हैं तो खाली माइनस। तो पार्टिकल्स इनका कैसा हो गया? अलग अलग हो गया। सभी डायरेक्शन में एक प्रकार के इनके पार्टिकल का अरेंजमेंट नहीं है। इसीलिए इसी को कहते हैं इनका फिजिकल प्रॉपर्टी जो हो गया अलग अलग डायरेक्शन में अलग हो गया, इसीलिए इसे कहेंगे हम लोग अनआइसोट्रोपिक। क्या नाम देंगे? अनआइसोट्रोपिक। तो अनआइसोट्रोपिक किसे कहा जाए? दैट सब्सटेंस इन विच फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टी आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोल सकते हैं, या फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड अनआइसोट्रोपिक। और आइसोट्रोपिक में कौन आ जाएंगे? तो आइसोट्रोपिक में तो प्लस माइनस वाला होता नहीं है, प्लास्टिक है। यदि मान लेते हैं अरेंजमेंट करें हैं, इसे अरेंजमेंट करें हैं, तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए अरेंज रहते हैं ऐसे। अब फिर छुटेगा, फिर यहाँ से ऐसे, फिर खाली हो जाएगा, फिर आगे बढ़े रहेगा ऐसे। ये मान लेते हैं प्लास्टिक के है, तो जरा चेक करिए कि प्लास्टिक में इधर चलेंगे तो सब प्लास्टिक के पार्टिकल मिलेगा, नीचे जाएंगे सब प्लास्टिक के पार्टिकल मिलेगा, इधर चलिएगा सब प्लास्टिक के पार्टिकल मिलेगा, इसे भी चलेंगे तो सब प्लास्टिक के मिले वाला, सब प्लास्टिक 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 मिलेगा। यानी इसमें किधरो डायरेक्शन में चल जाइए सब में प्लास्टिक के पार्टिकल ही मिलने वाला है, सब में प्लास्टिक के पार्टिकल ही मिलने वाला है। तो जिसमें सभी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो गया, एक जैसा हो गया, तब उसे कहा जाता है आइसोट्रोपिक। सभी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी यदि सेम इक्वल है, सेम है, तब हम कह देंगे कि वो आइसोट्रोपिक है। और यदि ऑल डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी इक्वल नहीं है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मिल रहा है, तब कह देंगे कि वो अनआइसोट्रोपिक है। समझ पाए बात को? अनआइसोट्रोपिक किसे कहा जाता है? जिस सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होता है, और जिस सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में भी सेम रहता है, उसे हम कहते हैं आइसोट्रोपिक। और ये अनआइसोट्रोपिक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड अनआइसोट्रोपिक होते हैं और एमोर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक होते हैं। ओके, आइए डेफिनेशन लिख देते हैं आइसोट्रोपिक और अनआइसोट्रोपिक का। ओके,
तो आइसोट्रॉपिक किसे कहेंगे? जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में सेम है। आइसोट्रॉपिक जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में डिफरेंट है, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड अनआइसोट्रॉपिक। ओके, खत्म हो गया यहाँ पे आइसोट्रॉपिक और अनआइसोट्रॉपिक। प्रिंट कर लीजिए इसे। क्लियर हो गया? तो आइसोट्रॉपिक किसे कहेंगे? वैसे सब्सटेंस जिनके फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगा अनआइसोट्रॉपिक कहला जाएगा, और जिनके फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में सेम रहेगा आइसोट्रॉपिक कहलाते हैं। क्रिस्टलाइन अनआइसोट्रॉपिक होते हैं, एमॉर्फस आइसोट्रॉपिक होते हैं। ओके, एक और चीज मिलेगा आपको, कूलिंग कर्व मिलता है। कूलिंग कर्व ये पहचान करने के लिए मिलेगा आपको कि किसका कूलिंग कर्व है। कूलिंग कर्व यानी एक ग्राफ है, एक ग्राफ में आपको पहचान करना होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का ग्राफ है कि एमॉर्फस सॉलिड का ग्राफ है। कैसे पहचान होता है जरा चेक कर लीजिए। फॉर एग्जांपल जरा चेक करिए, एक मान लेते हैं आपको लोहा के रॉड दे दे। कूलिंग कर्व को समझने के लिए बहुत बेहतर ये इस तरह से आप समझ सकते हैं। एक लोहा का रॉड दे दे, लोहा ये, इसे यदि हिट करें तो क्या होगा? हिट करेंगे, गर्म करेंगे तो धीरे 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 अपना कलर चेंज करेगा, कलर चेंज करेगा, लाल होगा, फिर पीला होगा, फिर जाकर के ब्लू बनेगा, और फिर और ज्यादा हीट कर दीजिएगा तो फिर मेल्ट हो जाएगा। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट लगभग होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। घर के चूल्हा पर तो इतना कर ही नहीं सकते हैं, फैक्ट्री वगैरह में पिघलावल जाता है। मान लीजिए ऐसे नॉर्मल स्टेट में अभी रखा हुआ है लोहा, तो नॉर्मल स्टेट में रखा हुआ है तो ये नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? नॉर्मल कंडीशन है यदि देखें तो लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इतना पे जब इसे गर्म करना शुरू करिएगा, नॉर्मल स्टेट में ये सॉलिड स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट में तब तक रह सकता है जब तक इसको ये बढ़िया से फिर मेल्ट हो जाएगा, फिर। अब सोच के देखिए कि जब इसे ठंडा करना होगा तो क्या होगा? मेल्ट जो सॉलिड है, जो भी सॉलिड को आप मेल्ट किए हैं, जब उसे ठंडा करेंगे तो क्या होगा? तो ठंडा करेंगे तब फिर से कहेंगे कि अपना सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। लेकिन यही जो ठंडा करने वाला जो कर्व है, उसी कर्व को दिया गया है नाम कूलिंग कर्व। ठंडा करने पर टाइम के साथ साथ टेम्परेचर पर क्या असर पड़ता है? टाइम के साथ साथ टेम्परेचर पे क्या असर पड़ता है? ठंडा करेंगे तो एकदम स्मूथली घट करके 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा कि और कुछ होगा? 15,000 से नीचे आता है तब ये फिर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा सॉलिड स्टेट में, कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और जब तक ये सॉलिड स्टेट को बढ़िया से प्राप्त नहीं कर लेता, जब तक ये पूरी तरह से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, तब तक फिर टेम्परेचर फिक्स्ड हो जाता है, यानी कि कांस्टेंट हो जाता है कि इतना तक पहले सॉलिडिफिकेशन होगा, अब फिर जब सॉलिड बन जाएगा तो फिर अपना नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाते हैं, फिर कर्व नीचे आ जाएगा। माने कि इसका जो ये लोहा हम लिए हैं, आपका आयरन जो है ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तब क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए कैसा होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए कूलिंग कर्व कैसा होता है? तो टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ दिखाया जाता है। इधर टेम्परेचर, इधर टाइम, समझ रहे? टेम्परेचर है ये, लाल लिख देते हैं भाई, टेम्परेचर, और इधर टाइम। ओके, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ किसके बीच? तो ये कूलिंग कर्व दिखाना है, माने कि ठंडा करने वाला कर्व। मेल्ट हो गया तो कहेंगे जब भी ठंडा करेंगे तो थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे गिरेगा। तो इस स्टेट में ये मेल्ट हुआ है यहाँ पर जाकर के इतने टेम्परेचर पर। अब जब ठंडा करने के लिए छोड़िएगा तो यहाँ से टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे गिरेगा, पहले नीचे गिरेगा। नीचे कब तक गिरेगा? जहां तक उसका मेल्टिंग पॉइंट है वहां तक आ जाएगा, और उससे थोड़ा सा और नीचे आकर के फिर उस सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होएगा। जब तक सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ये बात याद रखेंगे। तो यहां के बाद से टेम्परेचर इसका कांस्टेंट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। कांस्टेंट टाइम कितना हो लगते रहे, टेम्परेचर यहां पर पहुंचने के बाद जब तक पूरी तरह से सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक कोई ग्राफ में चेंजिंग नहीं, तब तक किसी प्रकार से रहेगा। और जब
सॉलिड बन जाएगा तब फिर टेम्परेचर यहां से घटेगा। अच्छा, घट के ये नहीं कि स्मूथली जीरो हो जाएगा, नहीं। अब सोच के देखिए ना, जब घटेगा तो कितना पे आ जाएगा, 27। नॉर्मल टेम्परेचर जो भी है उतना पे रहेगा, तो नॉर्मल टेम्परेचर 27 ये इस वाले लाइन पे थोड़ी आएगा, 27 यहां से थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा और इतने पर वो रहेगा ही, और टेम्परेचर नीचे तो गिर ही नहीं सकता। 0 डिग्री कैसे आ जाएगा यार। नॉर्मल स्टेज जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, अभी किताब कापी इसमें रखे हुए हैं, इस उनका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड थोड़ी है। तब नॉर्मल टेम्परेचर जो आपके इन्वायरमेंट का उतना ही है, तो 27 पर पहुंच जाएगा 27 पे। तो यहाँ के बाद से कर्व नीचे गिरेगा, लेकिन पूरी तरह से यहाँ तक नहीं अचीव हो पाएगा। यहाँ तक आने के बाद फिर कर्व कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ के बाद ये नॉर्मल टेम्परेचर पे पहुंच गया। नॉर्मल टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद फिर आप समझिए कि ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब टाइम कितना हूं लगते रहे, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, यहाँ के बाद टेम्परेचर 27 ही रहेगा। ओके, तो ये यहां पर था आपका मोल्टेन स्टेट था, और फिर ये इतना टाइम पीरियड में हुआ इसका सॉलिडिफिकेशन। अब फिर ये कन्वर्ट होकर के यहाँ पर पहुंच गया बढ़िया सा सॉलिड में, समझ रहे हैं। तो जो कूलिंग कर्व होता है इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो कुछ इस प्रकार का होता है। टेम्परेचर पहले डिक्रीज होगा, कब तक डिक्रीज होगा, जब तक सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट नहीं हो जाता। जब सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा तब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, और जब सॉलिड पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगा तब टेम्परेचर गिरना शुरू होगा, और गिर के नॉर्मल टेम्परेचर पर पहुंच करके फिर कांस्टेंट हो जाएगा। समझ पाए बात के? तो ये कर्व है क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। और अब यदि आपसे कोई पूछ दे कि एमॉर्फस सॉलिड के लिए क्या होगा इसका कर्व, एमॉर्फस सॉलिड के लिए इसका कर्व क्या होगा, तो फिर से बनाइए टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ। इधर टेम्परेचर और इधर टाइम। अब इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आप प्लास्टिक ले लेते हैं, प्लास्टिक। अब प्लास्टिक को ना गर्म करिए, गर्म करिएगा तो क्या होगा, जैसे पॉलीथीन ले लीजिए, पॉलीथीन को आप जब गर्म करेंगे तो गर्म करने पर वो गर्म करने पर पहले तो सिकुड़ेगा, सिकुड़ने के बाद और फिर सटेगा, और गर्म करिए तो फिर वो पिघल जाएगा। और जब पिघल गया बढ़िया से प्लास्टिक, तब उसे आप ठंडा होने के लिए छोड़िए। अब देखिए कि जैसे ही टेम्परेचर गिरता है, मैंने ठंडा होता है, वैसे ही एकदम सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि उसके लिए ये ना है कि पहले टेम्परेचर गिरेगा फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट होएगा और तब तक कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर, फिर जाकर के और फिर टेम्परेचर घटेगा। अब देखिएगा जो पॉलीथीन जब जल जाता है तो जो पिघला हुआ पार्ट होता है जैसे ही हल्का सा भी ठंडा होएगा तुरंत पूरा पार्ट एकदम कड़ा हो जाता है, पूरा पार्ट तुरंत कड़ा हो जाता है। लेकिन इनका जो टेम्परेचर है वो स्मूथली नीचे गिरता है, एकदम स्मूथली नीचे गिरता है एमॉर्फस सॉलिड के लिए। तो इनका टेम्परेचर शुरुआत में मान लेते हैं यहाँ तक टेम्परेचर पहुंचा दिए, पहुंचा के उसको पिघला दिए। अब यदि इनका ठंडा करेंगे तो एकदम स्मूथली गिरेगा, क्या फिर 0 पर आ जाएगा? 0 पर तो नहीं आ सकता। नॉर्मल टेम्परेचर जितना होगा इन्वायरमेंट का उतना पर आकर के फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो वही इस तरह से इसे गिरेगा फिर इसे कांस्टेंट हो जाएगा। इसमें टच नहीं करेगा, हल्का सा ऊपर ही रहेगा ऐसे कांस्टेंट। फिर आप टाइम कितना हो बढ़ते रहे, इस टेम्परेचर को आप कोई नहीं छीन सकता। ये आपका ये जो टेम्परेचर हो गया ये हो गया नॉर्मल स्टेट वाला, ये मोल्टेन स्टेट वाला। यहाँ पर मोल्टेन था और यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट में आ गया। तो जो एमॉर्फस सॉलिड का कूलिंग कर्व है वो स्मूथली नीचे गिरता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो ये है कूलिंग कर्व वो पहले डिक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर डिक्रीज होगा। ओके, चलिए, तो ये था एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो भी आपका टाइप्स था वो आप पढ़ें। इसके बाद एक और बच जाता है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। पॉलीक्रिस्टलाइन आप क्रिस्टलाइन पढ़ लिए, एमॉर्फस पढ़ लिए एंड पॉलीक्रिस्टलाइन पढ़ लिए। पॉलीक्रिस्टलाइन आप पढ़ रहे हैं तो पॉलीक्रिस्टलाइन ज्यादा नहीं है, डेफिनेशन पढ़िए, का एग्जांपल लगिए, कहानी खत्म। इसके बारे में ज्यादा पूछा नहीं जाएगा आपसे। पॉलीक्रिस्टलाइन कौन होते हैं? पॉलीक्रिस्टलाइन वो होते हैं
पॉलीक्रिस्टलाइन वे सॉलिड होते हैं जिनके जो बाहर से देखने में आपको लगेगा कि वो एमॉर्फस है। पॉलीक्रिस्टलाइन वो होते हैं जो बाहर से देखने में लगेगा वो एमॉर्फस है, बट उसका इंटरनल जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो क्रिस्टलाइन होते हैं। फिर से चेक करिए, पॉलीक्रिस्टलाइन ऐसे सॉलिड होते हैं जो बाहर से देखने में लगेंगे आपको कि वो एमॉर्फस सॉलिड है, बट उनके जो इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, उसे पॉलीक्रिस्टलाइन कहा गया। आप कहेगा ऐसे कैसे? देखिए नाम ही है पॉलीक्रिस्टलाइन, पॉली बहुत सारे, क्रिस्टल के पार्टिकल उसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल होना चाहिए। पॉलीक्रिस्टलाइन बहुत ढेर सारे क्रिस्टलाइन पार्टिकल उसमें होना चाहिए। तो ये एक्चुअल में बना है क्रिस्टलाइन सॉलिड से ही, क्रिस्टलाइन सॉलिड के ही पार्टिकल है, पार्ट ही एक तरह से कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड ही है, बट बाहर से देखने में उन्हें लगता है कि वो है एमॉर्फस सॉलिड। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल यदि आपको बताएं तो मेटालिक पाउडर। मेटालिक पाउडर, मेटालिक पाउडर, आप कहेंगे मेटालिक पाउडर, मेटालिक पाउडर क्या होता है? आप आयरन का पाउडर देखो, हाँ आयरन पाउडर देखो, मेटालिक पाउडर दोनों में। सबसे बेस्ट एग्जांपल मेटालिक पाउडर। आयरन पाउडर देखो, अरे लोहा के चूर देखिए, लोहा के चूर नहीं देखो, अरे लोहा कहीं पर यदि कटते रहे, या तो ब्लेड से काटिए या फिर मशीन से काटिए, आप देखिएगा लोहा के पार्टिकल जो है वो महीन महीन नीचे गिरता है, महीन महीन नीचे गिरता है, एकदम पाउडर फॉर्म, उसी को बोलते हैं मेटालिक पाउडर। अब सोचिए लोहा के जो पार्टिकल हो गए, यदि उसे आप कोई भी चीज में जामा वगैरह कर लीजिए तो उसका शेप कैसा होगा? शेप, उस पाउडर का शेप कैसा हो जाएगा? पाउडर के शेप कहेंगे नहीं बता सकते, पाउडर का शेप फिक्स्ड नहीं रह पाएगा फिर। हाँ यदि क्रिस्टलाइन सॉलिड है, माने कि लोहा सीधे है तो शेप आप बता दीजिएगा कि सिलिंड्रिकल, जैसे छाड़ वगैरह को काट रहे हैं तो सिलिंड्रिकल है, लेकिन उनके जो पार्टिकल बने छोटे 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 जो पाउडर फॉर्म में आ गया, उनका कैसा शेप होगा? तो उनका शेप फिक्स्ड नहीं रहे, नहीं बता सकते। इसे इतना सारा पाउडर जमा कर लिया, उनका पार्टिकल के शेप, तो उस पाउडर का शेप कैसा होगा नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। बट वो पाउडर बना किससे है? आयरन, यदि मेटल, आयरन का पाउडर देख रहे हैं तो वो बना है मेटल से, आयरन से। और मेटल कैसा होता है? आयरन कैसा होता है? तो सभी आयरन जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। सोच के देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं या क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है, बट यहां पर भी ये क्रिस्टलाइन सॉलिड ही है, इसके पार्टिकल जो पाउडर फॉर्म में आ गया तब उनका शेप फिक्स्ड नहीं हो रहा, मैंने शेप फिक्स नहीं हो रहा, मतलब ये एंट्री मार गया है एमॉर्फस सॉलिड। समझ रहे हैं कि नहीं? ये एमॉर्फस सॉलिड के रूप में आ गया है, देखने में लग रहा है एमॉर्फस सॉलिड, बट एक्चुअल में है कैसा? एक्चुअल में ये क्रिस्टलाइन ही है। समझ पाए? पाउडर है जिसके कारण वो लग रहा है कि एमॉर्फस है, कोई शेप ही उसका पता नहीं चल रहा था, एमॉर्फस कैटेगरी का हो गया। लेकिन इंटरनल पार्टिकल को फिर से देखा जाए तो वो बना किससे है? मेटालिक से, यानी कि मेटल से बना है, मतलब कि क्रिस्टलाइन होगा। तो क्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन उसे कहा जाता है जिनके जो बाहर से जिनका बिहेवियर देखने में एमॉर्फस जैसा लगता है, लेकिन इंटरनली वो क्रिस्टलाइन होते हैं, उसे कहा जाता है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, चलिए लिखते हैं, जरा इसका डिफिनीशन लिख देते हैं। एग्जाम्पल यदि दें, डिफिनीशन समझ में आया? फाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड, फाइन मीन्स बहुत छोटा 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 छोटा, महीन महीन, या यूं कहें कि एकदम 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 माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं उनका फिजिकल बिहेवियर जो होता है वो एमॉर्फस के जैसा होता है, और इसी को कहा जाता है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल आ जाता है मेटालिक पाउडर, मेटालिक पाउडर। ओके, तो ये यहां तक क्रिस्टल के टाइप हो गए। आगे पढ़ना है आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड के किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को किस प्रकार से बांटा गया है, उसके बारे में आगे पढ़ना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है।
ओके, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आप इसे बढ़िया से छाप लीजिए, लिख लीजिए, और यदि आप YouTube से पढ़ते हैं तो कॉपी कलम लेकर के पढ़ा करिए, नोट्स वगैरह बनाते रहिए और बना बना करके पढ़ेंगे। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय हो अपना हिंदुस्तान। ओके।